सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान, जय भारत। जैसे कि आप सभी समाज के साथियों को पता है कि 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एससी उपवर्गीकरण में सब क्लासिफिकेशन करने का फैसला दिया है और इसमें एससी जाति के लोगों में जो लोग निचले पायदान पर खड़े हैं उनको एक बाई डिवाइडेशन के माध्यम से वंचितों को उनका हक और अधिकार मिलेगा, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी पहल की है, जिन्होंने वंचित अनुसूचित जातियों के बारे में अपना सही समानता का सिद्धांत को स्थापित किया है। तो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद समाज में दूसरे वर्ग के लोग एससी में जो एससी बी के लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, इसका खंडन कर रहे हैं। विरोध करना सबका अधिकार है और समर्थन करना भी सबका अधिकार है। ये हमारे संविधान के अधिकारों के समक्ष है, क्योंकि संविधान ने हमें समानता का अधिकार दिया है, अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार दिया है। तो उनका भी अपना एक संवैधानिक अधिकार है कि वो भी अपना सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखें। लेकिन मैं मेरे समाज के लोगों, मेरे एससी समाज के लोगों, मेरे छत्तर बिरादरी के लोगों से मैं यही विनती करता हूँ कि इसमें किसी भी तरह का कोई भी भाईचारा खराब नहीं होगा, कोई संविधान को खतरा नहीं है, ना ही आरक्षण खतरे में है। मैं उन लोगों को यही समझाना चाहता हूँ कि अगर संविधान हमें समानता स्थापित करने का एक स्पेशल प्रावधान देता है तो हमें उसका सुप्रीम कोर्ट का, संविधान का, उसका मान सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों को न्याय की उम्मीद होती है। जब कोई सरकार प्रशासन सभी जगहों से एक इंसान एक न्याय की मांग करता है तो हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय से हमें उम्मीद होती है कि वो हमारे साथ न्याय करे। हम डीएससी समाज के लोग 2005 से लगातार लगभग 20 वर्षों में सड़कों पर, कोर्ट में, जलसों में, जनसभाओं में, सम्मेलनों में, पैदल यात्रा में 20 साल तक हमें संघर्ष किया है। ये कोई एक नई चीज़ नहीं है, कोई सरकार ने लागू की है, ये सदियों से चली आ रही थी। 1994 से लेके 2005 तक लगातार जारी रहा। उसमें हमारे समाज के लोगों को उसका जो हक बनता है वो मिला। तो मेरी समाज के लोगों से, एससी समाज के लोगों से, उन्होंने समाज में एक झूठा प्रोपेगेंडा रचा हुआ है, झूठे कमेंट कर रहे हैं, उनका कोई
औचित्य नहीं है, कोई मकसद नहीं है, कोई मतलब नहीं है। कहते हैं समाज के SC/DSC समाज के लोग पढ़ते नहीं हैं। मैं पढ़ने की इनकी इन बातों का एक जवाब देना चाहूँगा। जब जस्टिस गुरनाम सिंह आयोग की रिपोर्ट का सर्वे सरकार के सामने आया तो उसमें बहुत सारे आंकड़े ऐसे थे जो हमारा दिल को मतलब झकोर रहे थे। उन आंकड़ों में अगर मैं छोटी छोटी बातों से समझाऊं आपको, मान लिया फर्स्ट क्लास की नौकरी 100 आ गई, 100 में से 95% नौकरी वर्ग बी को मिली और 5% केवल SC/A यानी DSC समाज, जिसके अंदर लगभग 36 कास्ट आती है जो अलग अलग पैसों से कारोबार के लिए जानी जाती हैं, जैसे धानक है, बाजीगर है, पेरना है, डेया है, डूम है, सिकलीगर है, सिक्की बंद है और बेड़कूत है, बावरिया है, गंदीला है, कोली है, कोरी है, मसीहा है, सांसी है। यानी लगभग 36 कास्टों के हिस्से में केवल 5% नौकरी आई है। तो ये एक दिल दहलाने वाला आंकड़ा है। इसी प्रकार सेकंड क्लास में भी ऐसा ही सामने आंकड़े आए हैं। इसी प्रकार थर्ड क्लास में भी इसी प्रकार के आंकड़े सामने आए हैं। इसी प्रकार फोर्थ क्लास में। तो मैं समाज के लोगों से, उस SC/B वर्ग के लोगों से ये कहना चाहता हूँ, क्या वो फर्स्ट क्लास ऑफिसर, सेकंड क्लास ऑफिसर, थर्ड क्लास ऑफिसर, क्या वो अनपढ़ थे? क्या फर्स्ट क्लास ऑफिसर अनपढ़ लगता है? क्या सेकंड क्लास ऑफिसर अनपढ़ लगता है? तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अगर समाज में, DSC समाज में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं तो वो लोग नौकरी कहाँ से लगे? क्या वो आसमान से टपक गई कि वो सरकार ने बोला आप अनपढ़ हो, आप लगो? तो इनकी ये बात बेतुकी बात है। इनका कोई मकसद नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। ये सिर्फ एक भाईचारे के नाम पर अपने आप को ये साबित करना चाहते हैं कि इससे भाईचारा समाप्त हो गया। भाईचारा समाप्त कहाँ हो गया भाई? भाईचारा समाप्त तो आज तक होता रहा है। अगर परिवार में एक फादर के 2 बच्चे हैं, अगर पिता एक फादर को उसका हिस्सा नहीं दे रहा और दूसरे को उसका सारा हिस्सा दे रहा है, तो ये एक असमानता ही तो है। इसमें भाईचारा कौन सा है? अगर एक बाप ऐसा करता है तो दूसरे समाज के लोग भी उसके ऊपर थूकेंगे। भाई आपने एक बेटे को उसका अधिकार दे दिया और दूसरे बेटे को नहीं दिया। अगर वही आदमी, वही बाप अगर दोनों बेटों को बराबर बराबर हिस्सा बांटता है तो दूसरे समाज के लोग भी उस बाप को एक अच्छा बाप कहेंगे कि आपने दोनों बच्चों को, दोनों लड़कों को आपने बराबर का हिस्सा दिया। तो ये समानता की बात है, ये भाईचारा की बात है। अगर सरकार, हमारी लड़ाई सरकार और प्रशासन से है, सरकार से है, कोर्ट से है, तो कोर्ट ने अगर हमको अपना हक, एक रोटी में से आधी रोटी दी है, तो इसमें भाईचारे खराब होने वाली कोई बात नहीं है। इसमें बल्कि समानता स्थापित होगी। और बाबा साहब भी ने एक ही बात कही थी कि जो समाज का पिछड़ा वर्ग, वंचित वर्ग अगर निचले पायदान पर है, तो अगर जो लोग आरक्षण का फ़ायदा उठाकर अपने आप को सशक्त और विकास कर लिया, तो उन बड़े जो पढ़े लिखे लोगों की एक फ़र्ज बनता है कि वे अपने छोटे भाई का हाथ पकड़कर अपने साथ लगाएं। लेकिन जो समाज में 1 अगस्त के फैसले के बाद जो चल रहा है, एक भाई सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए दूसरे भाई को, उसको पीछे छोड़ रहा है और उसको आगे बढ़ने से रोक रहा है, उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या एलिगेशन लगा रहे हैं। तो मेरा उन समाज के लोगों से यही विनती है, अगर आप सच में बाबा साहब के हितैषी है, सच में बाबा साहब के आप
सिद्धांतों को मानने लोग हैं तो आपने बाबा साहब की बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब किसी एक समाज के नहीं थे, वो सर्व समाज के लोग थे, सर्व समाज के नेता थे, सर्व समाज के उत्थान करने वाले थे। उन्होंने महिलाओं के लिए, मातृशक्ति के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, कर्मचारियों के लिए काम किया है और संविधान में उनके हित और अधिकारों की बात कही है। उसी प्रकार मैं माननीय काशीराम जी का उदाहरण देता हूँ, जिसने अपने एक भाषण में यही कहा था कि जिसकी संख्या जितनी बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो अगर आप लोग काशीराम के सिद्धांतों को मानने वाले लोग तो आप उनकी बातों को क्यों इग्नोर कर रहे हो? अगर आप में सच में अम्बेडकरवादी है तो आप समानता की बात करें, भाईचारे की बात करें। इसी प्रकार हमारे संत रविदास जी महाराज ने भी अपने एक विचार में यही कहा था कि ऐसा राज मैं चाहूँ, कि ऐसा राज मैं चाहूँ, सबन को मिले अन्न, छोटे बड़े सब सम बसा, रविदास रहे प्रसन्न। अर्थात रविदास जी यही चाहते थे कि संसार में सभी लोग सुखी हों, सभी को अन्न मिले, सब छोटे बड़े सम्मान बसे, तो तभी रविदास प्रसन्न होता है। बेगमपुरा का सिद्धांत भी यही बात कहता है कि जिस स्थान पर सभी बेगम हो, उनको किसी प्रकार गम ना हो, सब एक समान रहकर अपनी जीविका यापन करें, तो ये काशीराम जी को भी नहीं मानते। मेरा कहने का मतलब ये है कि इन्होंने बाबा साहब काशीराम और संत रविदास जी से कोई मतलब नहीं, अपने स्वार्थ से मतलब है। इस आंदोलन को, भारत बंद को लाने में भी इनका ही ने कहा था। 20 साल पहले कोर्ट में जो कोर्ट में गए यही लोग गए। तो हम लोग डीएससी समाज के लोग, SCA के लोग कौन कोर्ट में गया? तो यही तो कोर्ट में गए। तो मेरा यही कहने का तात्पर्य है कि हमारी इनसे कोई जातिगत दुश्मनी नहीं है, हमारी सिर्फ वैचारिक मतभेद है। अगर आप अपने भाई के बारे में ज़रा सा भी अच्छा सोचते हैं तो बैठ के बात करें। अगर आप पढ़े लिखे लोग हो तो बैठकर सभा करें, गोष्ठी करें, तो उसमें आप अपने मत रखें। अगर आप में सच में भाईचारा स्थापित करना चाहते तो एक अपने बराबर छोटे भाई या बड़े भाई को बराबर बैठाओ, तभी तो भाईचारा बढ़ेगा, तभी तो समानता आएगी। ये सड़कों पर भारत बंद करने से ऐसे थोड़ी समानता आएगी, क्योंकि हम मानते हैं बाबा साहब ने बहुत सारी जातियों को एक माला में पिरोया है, लेकिन बाबा साहब ने उन जातियों को माला में पिरोने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी, बहुत कड़ा संघर्ष करना पड़ा, तभी तो जाकर ये एक माला में पिरोए गए। लेकिन किसी भी धर्म में, जाति में कोई भी जाति समझाती नहीं होती, होमोजीनियस नहीं होती, क्योंकि हर एक कास्ट में, हर एक धर्म में, हर एक जाति में तो अमीरी गरीबी होती है। उसके अंदर अमीरों के अंदर भी वंचित है, गरीबों के भी अंदर वंचित है। बहुत सारी जातियाँ अपने आप को विकास कर चुकी है, उत्थान कर चुकी है, और बहुत सारी जातियाँ आज भी निचले पायदान पर पड़ी है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने उन नीचे पड़ी पायदान पर पिछड़ी जाति को उनके हकों के बारे में सोचा है, तो इसमें कौन सी गलत बात है? अगर आप में सच में समानता स्थापित करनी है तो
एक छोटे बड़े भाई को साथ में लेकर चलें, तभी तो समानता होगी, तभी तो बाबा साहब का सपना साकार होगा, तभी तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का सिद्धांत सफल होगा। तो मेरा आप सभी एससी और डीएससी समाज के लोगों से यही आग्रह है कि आप आपसी मतभेद को छोड़ें, आपसी मनमुटाव को छोड़ें, तो एक मंच पर आकर एक छोटे भाई का हाथ पकड़, बड़े भाई का हाथ पकड़कर समाज को उन्नति की ओर ले जाएं। रही हरियाणा सरकार की बात, अगर हरियाणा सरकार, क्योंकि अब आचार संहिता लगी हुई है तो सभी कहते हैं कि आचार संहिता में कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आचार संहिता में कुछ नहीं होता तो हरियाणा सरकार इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिखती है कि इलेक्शन की डेट एक्सटेंड की जाए, वोटिंग की डेट एक्सटेंड की जाए। तो आपने पता है वोटों की डेट भी एक्सटेंड की गई है। अगर सरकार सच में माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सच में लागू करना चाहती है तो अपना मत स्पष्ट करें। और एससी आयोग से इन्होंने रिपोर्ट मांगी थी, एससी आयोग ने रिपोर्ट पेश कर दी है। रिपोर्ट पेश करने के बाद आचार संहिता को मद्देनजर रखते, कोड ऑफ कंडक्ट को मद्देनजर रखते हुए सरकार भी मजबूर है, क्योंकि आचार संहिता के अंदर कोई भी ऐसी घोषणा नहीं की जाती, लेकिन उसका भी सोल्यूशन है। जैसे भारत सरकार, हरियाणा सरकार ने इलेक्शन की डेट को एक्सटेंड करवाया है, उसी तरह आप भी एक रिपोर्ट भेजें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ हरियाणा को आप एक रिपोर्ट भेजें, उससे अनुमति मांगे। अनुमति मांगने के बाद आप इस फैसले को इम्प्लीमेंट करें। अगर आप सच में डीएससी समाज के हितैषी हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गोड़ मोड़ घुमा रहे हैं, मीठी गोली दे रहे हैं। अगर सच में आप डीएससी समाज की हितैषी है, आपने हमारे हकों की बात की है, हमारे अधिकारों की बात कही है, तो हम आपका तहे दिल से स्वागत करेंगे। लेकिन हमें संतुष्ट तो करो। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हमें आगे कदम उठाने पड़ेंगे। अगर सच में आपकी नीयत है तो लागू करें इसको, जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन जारी करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से परमिशन लेके। हमारा जो डीएससी समाज का शीर्ष नेतृत्व, उन्होंने सरकार से, क्योंकि अब तो सरकार भंग हो चुकी है, जो हरियाणा विधानसभा भंग हो चुकी है, 12 तारीख को भंग हो चुकी है, लेकिन एससी कमीशन को, चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा एससी कमीशन को अपनी प्रस्ताव या रिपोर्ट भेजे। इलेक्शन कमीशन अगर उस परमिशन को अलाउ करता है तो चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा उसको नोटिफिकेशन को जारी कर सकता है। अगर सच में इनकी वंचितों के हकों या अधिकारों का ख्याल है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का सपना साकार करना है, तो अपनी नीयत साफ करें। नहीं तो हम 22 तारीख नई अनाज मंडी जींद में डीएससी महासम्मेलन में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे कि हमें आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो मेरा आप सब डीएससी समाज के लोगों से, वंचित समाज के लोगों से यही आग्रह है, यही विनती है कि आप
अपने बच्चों, अपने परिवार को साथ लेकर 22 सितंबर 2024 को नई अनाज मंडी जींद में हिस्सा ले, इस महासम्मेलन को सफल बनाएं। अगर आप सच में अपने हक और हकूक की लड़ाई के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए अगर थोड़ा सा भी जागरूक हैं तो 22 सितंबर 2022 नई अनाज मंडी जींद में पहुंचने का काम करें, अपनी उपस्थिति दर्ज करें। अगर आप सच में अपने भविष्य, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में थोड़ा सा भी सचेत हैं तो सभी मेरे समाज, डीएससी समाज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में डीएससी महासम्मेलन जींद में पहुँचे। सभी को जय भीम, जय भारत।